Welcome back. So guys, we were discussing about poverty. मतलब हमारा टॉपिक था poverty. सिंपल से वर्ड में कहें तो गरीबी, यानी हम लोग गरीबी के बारे में डिस्कस करेंगे। गरीबी क्या होती है, गरीबी के टाइप्स क्या होते हैं, रीजंस और measures of poverty, different kind of things we are discussing. Okay, so first of all the topic is poverty. और poverty का सिंपल सा मीन क्या होता है, a situation where a person is not able to fulfill even his basic requirement. तो एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पे एक आदमी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर सकता, that is poverty. Okay, situation where a person is not able to fulfill even his basic requirement. Poverty is generally divided into two parts. First one is absolute poverty and second one is relative poverty. अब इनको बार-बार डेफिनेशन बताने की रिक्वायरमेंट है। आप सब लोग जानते हो कि absolute poverty क्या होती है, अरे जानते हो ना, what is absolute poverty and what is relative poverty, जानते हो? After that, the next point is measurement or estimation. Okay, estimation of poverty. The first person related with estimation of poverty was right, Dadabhai Naoroji. Okay, the first one is Dadabhai Naoroji. उसके बाद after independence poverty estimation, who made the estimation of just after the independence related with poverty. तो I think आप सबको पता होगा इसका नाम, पता है? And the name is National Planning Commission. Okay, और उसके बाद आगे चलकर के एक और स्टडी ग्रुप बनाया गया था for estimation of poverty. कब बना था? It was found in बोलो 1962. Okay, this study group was formed in 1962. Okay, उसके बाद in 1971 the estimation of poverty was made by V.M. Dadekar and N. Rath. And Rath means Neelkant Rath. Okay, so V.M. Dadekar and N. Rath, 1971. अब इन सब में जो most important poverty estimation था, that was presented by a committee named as, what was the name of that committee? That was Y.K. Alag. Okay, Y.K. Alag committee. Y.K. Alag committee formed in 1979. Y.K. Alag committee formed in 1979. The most important poverty estimation was presented by this committee. मतलब उस कमेटी का नाम क्या था? Y.K. Alag committee. Clear? Okay. इस कमेटी ने प्रेजेंट किया था कैलोरी बेस्ड poverty estimation, है ना? यानी जो फॉर्मूला था ना 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज और 2100 कैलोरीज अर्बन एरियाज, यदि किसी को नहीं मिलती है तो वो गरीब है. दिस फॉर्मूला वाज प्रेजेंटेड बाय दिस Y.K. Alag कमेटी. ओके, उसके बाद में पॉवर्टी के एस्टिमेशन तीन और लोगों ने किया था. D.T. लगड़ावाला, तो लगड़ावाला का मतलब ये नहीं कि उसके हाथ में लगड़ा है ना, उसकी कास्ट, उसकी मतलब जो नेम है ना, सर नेम वो लगड़ा है. ठीक है, उसके बाद में एक था आपका S. तेंदुलकर. ओके, कौन था? S. तेंदुलकर. S. तेंदुलकर का मतलब सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश तेंदुलकर.
ओके एंड आफ्टर दैट सी रंगराज, इसके बाद कौन था? सी रंगराज। तो डी टी लकड़ा वाला, ठीक है, एस तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर, एंड देन सी रंगराज। ओके, तो डी टी लकड़ा वाला, एस तेंदुलकर एंड सी रंगराज। क्लियर है? ओके, आफ्टर दैट according to Suresh Tendulkar, nearby 21.92% Indian population was poor, और मतलब इतना पार्ट गरीब था, और इस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 29.5% पार्ट गरीब था। लेकिन गवर्नमेंट ने 2011 और 12 में इस एस तेंदुलकर वाले फॉर्मूला को अडॉप्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग उस टाइम पॉवर्टी रेशियो लगभग 21.92% था, मतलब लगभग 27 करोड़ लोग गरीब थे। क्लियर हुआ? 1993 और 94, 2004 एंड 2005 इस पीरियड में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन था वो इस लकड़ा वाला फॉर्मूला से हुआ था, मतलब वो लकड़ा वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड किया गया था। क्लियर है? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज रीजंस ऑफ पॉवर्टी। ओके, गरीबी के कारण। आप लोग टेंशन ना लें, आपका ये पूरा टॉपिक ऐसे ही तैयार हो जाएगा, इसको हम रोज ऐसे रिवाइज करेंगे तो वो भाई हाँ। ओके, सो रीजंस ऑफ पॉवर्टी। So in the last class we were discussing about reasons of poverty, और reasons of poverty कितने हैं? 4, जो अपनी बुक में मेंशन है, और उनको यहाँ पे फैक्टर्स के नाम से रेफर किया गया है। ओके, सोशल फैक्टर मतलब they are related with social evil traditions, भाई सिंपल सी बात है, बर्थ, डेथ और मैरिज, इन तीनों से रिलेटेड जो ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे जन्म के टाइम में होता है अपने यहाँ पे फंक्शन होता है ना, जन्म के बाद में जलवा पूजन के टाइम पे होता है, जिसको अपन लोग चूचक बोलते हैं, वो होता है। फिर शादी होती है, मैरिज होती है, उसमें भी जो खाने पीने का प्रोग्राम होता है, जिसको अपन जनरली जीमड़ बोलते हैं, तो वो प्रोग्राम भी यहाँ पे होता है। मतलब सोशल फैक्टर में वो सारी बातें आती हैं। डेथ के बाद में मृत्यु भोज होता है ना, जिसको अपने यहाँ जनरली खर्च बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब ये जो तीनों ट्रेडिशंस होते हैं, ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस को जन्म देते हैं, मतलब इनमें जो आदमी खर्चा करता है। ये सिंपल सी बात है कि एक शादी में जो खाने पीने का प्रोग्राम होता है, उसमें मतलब जीवन का प्रोग्राम होता है, उसमें जो खर्चा किया जाता है, उस खर्चे में जो खर्चा करने वाला है उसकी इनकम थोड़ी हो रही है, वो तो लोगों को खिला रहा है ना, उसका पैसा लग रहा है, लेकिन उसके पास पैसा आ रहा है, आ नहीं रहा बल्कि खर्चा हो रहा है। तो अब यदि कोई गरीब आदमी ऐसा करता है तो उसमें जो खर्चा है उसकी वजह से उसको नुकसान हो, उसकी इनकम कम होगी, प्लस नहीं होगी। तो वो सोशल फैक्टर्स हैं जो उसको गरीब बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अलॉन्ग विद दैट इकोनॉमिक फैक्टर, ओके, आर्थिक कारण। सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं होगी तो उसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो अच्छी इनकम नहीं होगी, अच्छी इनकम नहीं होगी तो वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। ओके, तो सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में तो सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट सिर्फ बातें करती है, एक्चुअल में गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बनाती नहीं है ढंग से, जिनसे कि उनको इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली करके इस गरीबी की सिचुएशन से बाहर निकले। और यदि गरीबी कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है, देयर आर a lot of loopholes and leakage in these schemes, तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट ऐसा, मतलब इनकी वजह से भी गरीबी बढ़ती है, सिंपल सी बात है। And after that other factors, है ना, जिसमें weak basic infrastructure, low level of education, lack of employment oriented education, lack of healthcare facilities, different kind of features are there। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब अब तक का डिस्कशन सिर्फ उन फीचर्स के बारे में था जिनका डिस्कशन हम कर चुके हैं। लेकिन ये आज जो टॉपिक है वो तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके हैं, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको रिवाइज किया। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द वेज बाय व्हिच वी कैन कम आउट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, मतलब वो सारे तरीके
जिनकी वजह से पोवर्टी को एलिमिनेट किया जा सकता है, मतलब मेजर्स फॉर पोवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी को हटाने के लिए कौन कौन से तरीके काम में लिए जा सकते हैं, ठीक है, मेजर्स टू एलिमिनेट पोवर्टी। और उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है एक्सपेंशन ऑफ education and healthcare facilities. Okay, the most important reason behind the poverty is the low level of literacy. भाई जो हमने रीजन में पढ़ा था वही हम इसको यहाँ पे दोहराते हैं, उसको रिपीट करते हैं। तो low level of literacy is the major cause responsible for poverty. Actually, because of low level of literacy, the qualification remained low, as he is not able to get a good job opportunity, और good job opportunity नहीं मिल रही तो उसको अच्छी सैलरी, अच्छी इनकम नहीं होती, and in absence of that, the person will not be able to come out from the vicious cycle of poverty. ये सिंपल सी बात है, एजुकेशन नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, education and healthcare facilities are the two major factors to come out of this vicious cycle of poverty. Because of low education, the person is not able to come out of the vicious cycle of poverty. तो ये सिंपल सी बात है, गरीब तो है, गरीबी है, लेकिन इस गरीबी की वजह से, इस गरीबी की वजह से वो एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवाई जाए, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्वालिफिकेशन ही वुड बी एबल टू कम आउट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ पोवर्टी। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, एंड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी इज द फर्स्ट मेजर बाय व्हिच पोवर्टी कैन बी एराडिकेटेड। सिंपल सी बात है कि आदमी गरीब है, लेकिन यदि उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो एक वेल एजुकेटेड बनेगा। जैसे कलाम साहब की बात करें तो पहले गरीब थे, एक गरीब मछुआरा फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बाद जब उनको एजुकेशन मिली, शिक्षा मिली, तो वो भारत के टॉप मतलब सबसे महान साइंटिस्ट बने, और भारत को जो आज स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो हम बात करते हैं, जो इंडिया PSLV, GSLV, यानी जैसे रिसेंटली बाहुबली GSLV Mark 3 का जो एक्सपेरिमेंट किया था, सफल परीक्षण किया था, आज इंडिया से अपने नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज की जो सैटेलाइट्स उनको लॉन्च करता है, क्योंकि इंडिया की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इंडिया की जो सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी है, वो पूरे विश्व में सबसे सस्ती है। तो ये सस्ती और किफायती टेक्नोलॉजी हमने बनाई, किसकी वजह से? कलाम साहब की वजह से। और कलाम साहब उस लेवल तक कैसे पहुंचे? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा उन्होंने, हालांकि उन्होंने अपने खुद के एफर्ट से अपने आप को उस काबिल बनाया था, उस लेवल तक पहुंचाया था। ऐसा कोई एफर्ट गवर्नमेंट ने नहीं किया था, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल जस्ट लाइक डॉक्टर कलाम आर प्रेजेंट इन दी पुअर सोसाइटीज। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर कलाम साहब की तरह हैं, वो उनकी तरह टैलेंटेड है, उनमें टैलेंट है, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे पहली बात उनको एजुकेशन मिले, उनको वो रास्ता मिले जिसके जरिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस है बट रास्ते की कमी है। तो एजुकेशन यदि प्रोवाइड करवाई जाती है, देन दे वुड बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। क्लियर हुआ? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, यानी एजुकेशन एक्सपेंशन के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का है। तो गरीबी हटाओ, तो गरीबी मत हटाओ, पहले उन गरीबी को हटाने वाले तरीकों को अपनाना है ना। इंक्रीज, गरीबी अपने आप हट जाएगी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो मैं इसको सीधा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लिख देता हूं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी मूव हैंड इन हैंड, मतलब ये दोनों साथ साथ आते हैं कि जब आदमी बेरोजगार होता है तभी गरीब होता है, मतलब पैसे कमा रहा है, अच्छी जॉब कर रहा है तो गरीब क्यों होगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी are the two conditions which comes together, जो हमेशा एक साथ आते हैं। ओके, और इन कंडीशंस से छुटकारा देने का सिंपल सा तरीका है कि आप यदि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करो, तो गरीबी उसके साथ अपने आप चली जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, दोनों बहन भाई होते हैं, तो आप इसके भाई को भेज दो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जिसका भाई उसको भेज दो, उसकी बहन अपने आप उसके साथ में चली जाएगी। इन दोनों के अंदर अच्छी बॉन्डिंग होती है, समझ में? मतलब एक
एक सरकाज़्म, जो सरकाज़्म वाला वे होता है ना, सरकास्टिक वे में बोल रहा हूँ कि मैं अपन यदि इसको एक को भेज देंगे दूसरे अपने आप चले जाएंगे। सिंपल सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव किया जाए तो लोगों के पास में इनकम होगी, उनका इकोनॉमिक लेवल अच्छा होगा, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, और इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा देन दे वुड बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी इंक्रीज्ड, और इसके जरिए जो लोग एजुकेटेड हैं, जो क्वालिफाइड है, जिनमें कैपेबिलिटी है, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे शुड बी एनकरेज्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और सिर्फ एनकरेज करने से मतलब सिर्फ ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, रिसोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड। ओके, so they should be encouraged for self employment opportunities, and along with that resources should be provided so that they would be able to be self dependent, वो अपने आप में डिपेंडेंट हो सके, अपना जॉब अपने लिए एम्प्लॉयमेंट खुद ढूंढ सके, और खुद एम्प्लॉयमेंट ढूंढेंगे, खुद रोजगार करेंगे तो श्योर है कि किसी और को भी वो रोजगार देंगे। मतलब आप अपने लिए एक रेस्टोरेंट खोलोगे तो आप तो सेल्फ डिपेंडेंट बने हो, लेकिन उसके साथ साथ आपने 5 और जन को भी तो काम दिया है, तो आप यहाँ पे उन लोगों के लिए जो डेली वेजेस भी काम करते हैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बनाओगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज किया जाए, और वेजेस जो है मतलब जो डेली वेजेस पे काम करने वाले जो लेबर है, मतलब सिंपल सी बात है जिनमें क्वालिटी नहीं है उनको भी वेजेस लेबर के ऊपर, मतलब जो डेली वेजेस के ऊपर अपना काम अपनी इनकम कमा सके, ऐसी पॉलिसीज द गवर्नमेंट शुड फॉर्म स्पेशल पॉलिसीज, okay, to encourage the self employment opportunities for those who are capable to provide the resources, and along with that to provide employment to such people who are not so educated or not so qualified, so that they can earn their livelihood, वो अपनी डेली वेजेस को कमा सकें, रोज की मजदूरी को कमा सकें। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज किया जाए। तो सेकंड तरीका है रोजगार देना। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज नीड टू कंट्रोल सोशल इवल। ओके, नीड टू कंट्रोल सोशल इवल। अब इस सोशल इवल को कैसे रोका जाए, मतलब इन कमियों को कैसे दूर किया जाए। सो गाइस, एज वी डिस्कस दैट द डिफरेंट ट्रेडिशंस रिलेटेड विद डेथ, marriage and birth, वेरी सिंपल सी बात है कि बर्थ, मैरिज और डेथ इनको लेकर जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, जो परंपराएं परफॉर्म की जाती हैं, जो शादी ब्याह में आप लोगों को जीवन करवाया जाता है, उसको बंद कर दिया जाए। तो एक गरीब आदमी यदि ये सारा खर्चा नहीं करेगा तो श्योर सी बात है कि जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस है उसको वो अपने लिए कुछ ढंग का जॉब ढूंढने में, कुछ अपना खुद का काम शुरू करने में, छोटा मोटा अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में यूज कर सकता है। एंड इन दिस वे बाय क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वी कैन रिमूव दी सोशल इवल्स, और इन सोशल इवल्स पे यदि हमने कंट्रोल कर लिया तो गरीबी काफी हद तक अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है कि आदमी गरीब है तो वो पैसे बचा करके और उस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है, बट प्रॉब्लम ये कि इन सारे ट्रेडिशंस की, इन सारे कस्टम्स की वजह से वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाता। So because of all these kind of traditions, that person remain trapped in this situation of indebtedness. So by creating social awareness, we can remove these social evils. Okay, and by removing them, we can make them capable to come out of the vicious cycle of poverty. ठीक है, उसके बाद में next point है population control. Okay, the next point is population control. जनसंख्या नियंत्रण। So guys, as we discussed that population increase is also a major factor responsible for the poverty, यानी major cause के रूप में population भी एक बहुत बड़ा point होता है। Because of this continuous increase in population, the land, the small land for the small farmers, okay, the small part of land, or we can say that the small part of property owned by a poor person is divided among the different sons, और in this way ये जो large holdings हैं वो small holdings में convert हो जाते हैं।
मतलब सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से गरीबी भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि गरीब आदमी है, उसके 4 बच्चे हैं, तो वो जनरली क्या करेगा कि अपने पास में जितने भी छोटी सी जो प्रॉपर्टी है, जैसे उसका काम चल रहा है, उसको उन 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देगा। मतलब वो अपना काम तो उससे चला सकता है, वो इतना ही कैपेबल है वो लैंड पार्ट, वो प्रॉपर्टी, जिससे कि एक आदमी का काम चल सके। लेकिन यहाँ उसने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब ये चारों भी गरीब हो गए। जैसे इसने 4 के बीच में डिवाइड किया, तो ये भी गरीब हो गए क्योंकि ये लैंड का पार्ट डिवाइड हो गया। सो इन दिस वे टू कंट्रोल द पॉपुलेशन इज आल्सो अ मेजर फैक्टर। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से भी गरीबी को कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर हुआ? सो पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड टू कंट्रोल द पॉवर्टी, एंड इन दिस वे family planning program, population control awareness schemes, different kind of schemes should be run by the government, और लोगों को अवेयर किया जाए about the benefits of small family and about the demerits of large family, कि कैसे एक large family जो है ना उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को अफेक्ट करता है। लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाए। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है दैट इज to reach the benefits to the targeted sections। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था लैक ऑफ पॉलिटिकल विल के बारे में। रीच ऑफ द बेनिफिट्स टू टारगेटेड सेक्शंस। ओके, सो as we discussed that due to lack of political will also there is a presence of poverty, but at present means after 1970 the government found different kind of schemes. The present government and the former government found different kind of schemes for removal of poverty. Okay, but for these schemes it should be ensured that the benefits of these schemes यानी इनका जो भी लाभ होता है that one should reach to the targeted section, and there should be minimum leakage and loopholes in these kind of schemes। यानी इन स्कीम्स में लीकेज और लूपहोल्स कम से कम होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है कि इनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हटाया जाए और इसका जो बेनिफिट है उस टारगेटेड सेक्शन पहुंचे। मतलब by making these schemes related with removal of poverty, the government should ensure that the benefits of these schemes should reach to the targeted section। मतलब इन स्कीम्स को बनाने के साथ में गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि इन स्कीम्स का बेनिफिट उन सेक्शन तक पहुंचे जिनको टारगेट करके इन स्कीम्स को बनाया गया है। और यदि ऐसा गवर्नमेंट कर पाती है तो इसके बेनिफिट्स के जरिए गवर्नमेंट लोगों को गरीबी की सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, अब यदि अब तक गवर्नमेंट की हम पॉवर्टी रिमूवल को लेकर जो एफर्ट्स हैं उनकी बात करें तो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा पॉइंट है ये भी कि 1970 तक तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी स्पेशल एफर्ट नहीं किया। उसके बाद 5th 5-year प्लान से द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू मेक स्पेशल पॉलिसीज फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। और आपको बता दूं 5th और 6th 5-year प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव ही गरीबी हटाओ रखा गया था, है ना। तो इसके बाद से गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स बनाई हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने गरीबों को गरीबी की सिचुएशन से बाहर निकाल करके और उनको बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें प्रोवाइड कराने के लिए बीपीएल कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, और इस बीपीएल लाइन के जरिए गवर्नमेंट ने इनको इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीजें हैं वो पीडीएस सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड करवाना शुरू किया। मींस बिफोर 1970 द गवर्नमेंट डिसाइडेड और मींस the government believed that the benefits of the economic development would reach to all the sections of society, और इस benefits की वजह से they would be able to come out of the vicious cycle of poverty। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनके benefits उनको मिले नहीं। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने स्कीम्स बनाई, स्पेशल स्कीम्स, और उसके बाद में अलग अलग पॉलिसीज के जरिए 1970 के बाद लोगों को पॉवर्टी की सिचुएशन से बाहर निकालने के एफर्ट्स किए गए। और उसी में भी एक तरीका बीपीएल का है जिसमें बीपीएल कार्ड बनाए गए, लोगों को आइडेंटिफाइड किया गया जो ज़्यादा गरीब है, और फिर उनको पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाई गई थी। तो गाइस, इन दिस वे द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर after the revised syllabus are now completed, and in the next video we'll discuss a new topic. So stay tuned for the next. Stay at home, be safe, thank you very much, have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.